बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रही है। मैं फिर दौरान करूंगा, मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति हमारे बच्चों का भविष्य तय कर रही है। हमारे बच्चों को जो सरकारी नौकरी मिलती थी, आज वो निजीकरण में 20,000 की तनख्वाह मिल रही है और वो नौकरी भी नहीं मिल रही है। और मीणा समाज के बच्चे आज शादी की डेट उनकी एक्सपायर हो रही है और हर गांव में रंडवा रहवा की नौबत आ रही है और समाज की या की तरफ कतई ध्यान कौन। पटेलो क्षमा चाहता हूं कछु गलत किया हो तो। अगला पॉइंट मेरा ये रहेगा कि पैदल यात्रा में डीजे चलेगो बंद होएगो। बंद है क्या? जब तो ठीक है, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अगला पॉइंट मेरा है पाखंड, महिलाएं और त्योहार। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि आगामी पिछले 20 साल पहले, 25 साल पहले करवा चौथ को कोई नहीं जानता था। हमारे लोग जॉब लगे बाहर गए, करवा चौथ शुरू करवा दी और उस करवा चौथ ने आज ऐसा रूप धारण कर लिया कि बाजार 10 दिन पहले सज जाते हैं। टीवियों पे आता है कि इस बार लगेगा ऐसा महाभियोग, पति यदि ऐसा गिफ्ट करेगा पत्नी को तो उसको मिलेगा प्यार। टीवी हो या फोन हो, सब जगह करवा चौथ ही करवा चौथ। और हर करवा चौथ पे 10-20 हजार का खर्चा नौकर लोग कर ही देते हैं और इससे वो परेशान भी है। लेकिन देखा देखी मत एक भयंकर ओढ़ लगी कि यह समस्या सु समाधान पावा के लिए मोको तो लग को रही हो, बाकी आप खुद सुधार करेंगे। हमारा डोगरा डोगरी करवा चौथ को जाना ही कोना 70-70, 80-80 साल जीगा और ये जत एक नई व्रत कर रही है, इनका पति हार्ट अटैक सु पहला ही मरवा लगा और विधवा रहवा लगी। तो कहीं फायदा हुआ करवा चौथ सु या सु ज्यादा थिएटर पे खर्च करो पढ़ाई पे। मैं चांद का बारे में कहना चाहूं कि चांद है ना, जो मुसलमान तो नुखी हमारो है और हिंदू नुखी हमारो है। और वो अमेरिका वाला ने जब आप 1000 प्रयोगशाला खोल ली। तो मैं यहाँ पे एक शेर मतलब अर्ज करना चाहूंगा कि मुसलमान लोगों से कहना चाहूंगा कि ईद पे तुम्हारा हो गया और करवा चौथ पे मेरा हो गया। ईद पे तुम्हारा हो गया और करवा चौथ पे मेरा हो गया। उस चांद को पता ही नहीं कि जमीन पे मेरा बंटवारा हो गया। उस चांद को पता ही नहीं कि जमीन पे मेरा बंटवारा हो गया। इससे आगे मैं बढ़ता हूं, निजीकरण, नौकरी और जमीन। आगामी टाइम में ऐसा हो रहा है कि आज हमारे बच्चे हैं, आज हमारी युवा पीढ़ी है, वो नौकरी कर रही है, उसमें हम भी हैं। माना कि हमारी 1 लाख रुपए तनख्वाह, किसी की 1.5 लाख है, औसतन पे हम 1 लाख रुपए पे आ जाते हैं। लेकिन निजीकरण वाले ठेकेदार सरकारों से मिलकर ऐसे सक्रिय हो गए हैं, सरकारों पर दबाव बनाकर उन्होंने ऐसे ऐसे कानून पास करवा लिए हैं कि अब जो भी कानून आ रहा है वो निजीकरण और कॉर्पोरेट जगत के फैसले मान्य हो रहे हैं और हमारे मान्य नहीं हो रहे। हमारे बच्चे रंडवे रहने की नौबत में नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो 20,000 की ठेकेदार की नौकरी होगी। एक आदमी को फोन आया कि भाई साहब आप बहुत सारे ग्रुप चलाते हो, कोई सरकारी पहले तो एक कहा उसने, पहले तो निजीकरण की तारीफ करी मेरे सामने, मैं हकीकत बता रहा हूं, निजीकरण की तारीफ करी, निजीकरण अच्छा है, निजीकरण ऐसा है वैसा है। 1 घंटे बात करने के बाद कहता है कि भाई साहब कोई सरकारी जॉब वाला हो तो लड़का बताना, लड़की की शादी करनी है। अरे मैं उससे ये कहना चाहता हूं, 1 घंटे तुमने निजीकरण की तारीफ करी है तो निजीकरण के ठेकेदार के नीचे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनके अपनी बेटी को क्यों नहीं देना चाहते? तुम्हें दामाद तो सरकारी चाहिए और तुम निजीकरण वाली सरकारों को और निजीकरण वाली पॉलिसियों को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक साबित होगा। इससे हमारी समाज की बहुत बड़ी आय पर कॉर्पोरेट जगत का कब्जा हो जाएगा और समाज बहुत गरीबी की ओर धकेला जाएगा। इसमें यह होता है कि माना कि एक गांव में 20 आदमी नौकरी करते हैं, 20 लाख रुपए की तनख्वाह आती है, लेकिन जब निजीकरण में 20 से 25 हजार रुपए की तनख्वाह मिलती है तो एक आदमी की जो 80,000 रुपए की कटौती होती है वो ठेकेदार के पास जाती है, निजीकरण वाला, और वही ठेकेदार देर सवेर सरकार से मिलकर हमारी जमीन खरीद लेता है। हमारे पैसे की कटौती हुई और उसी पैसे से हमारी जमीन खरीद ली। तो पहले तो हमारी नौकरियों में कटौती और फिर हमारी जमीन चली गई। तो इस समस्या पे भी हमें धीरे धीरे गौर करना होगा। और ये पटेलों से निवेदन है जो निजीकरण को नहीं समझ पा रहे, वैसे छरेट रंडवा रह रहा है, जब निजीकरण सबन को समझ में आ रहे पण कहीं और समझ में आ जाएगा। जिनका थ्रेड नौकरी कर रहा है रेलवे में ना, उनको अच्छी तरह पता है कि खुद वो 1 लाख तनख्वाह लेते हैं, लेकिन सामने ठेकेदार का जो आदमी है ना वो 15,000 रुपए में दिन भर रौड़ी समेटता है पटरियों पर, और वो घर पे फोन करके बताए अपनी मम्मी पापा को कि निजीकरण ये चीज है। और इससे फिर आगामी टाइम के लिए रणनीति बनाई जाए और इस पे भी एक महापंचायत की जाए। अगली बार मैं कहना चाहूंगा देवी देवता और आय के स्रोत। 1947 से पहले भी देवी देवता थे और आज भी देवी देवता हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देवी देवता एक आस्था का प्रतीक है, उसमें घर में माने। देवी देवताओं को और आस्था को ज्यादा मानने से आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती। आपकी इनकम तो आपकी खेती बाड़ी से और जो आपकी नौकरियां हैं उनसे ही बढ़ेगी। और उन पे यदि कोई कॉर्पोरेट जगत कब्जा कर रहा है तो आपकी आय बहुत ज्यादा घट जाएगी। आज आपका बच्चा सरकारी नौकरी करता है तो 2.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए तनख्वाह, 50 लाख रुपए का वो लोन ले लेता है और डायरेक्ट 2 मंजिल की 3 मंजिल की कोठी खड़ी कर देता है। सामने पार्किंग भी बनवाएगा, कार भी उसमें खड़ी करेगा और एसी भी लगवाएगा। लेकिन आने वाली पीढ़ी जब ठेकेदार की नौकरी करेगी तो क्या उसको एक मोटरसाइकिल के लिए भी लोन मिलेगा? है उसको मोटरसाइकिल के लिए भी लोन मिलेगा क्या? तो फिर हम कहां जा रहे हैं? हम दिन रात क्रूतियों पे बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हल्का सा हमको इस और भी है ना जो पॉइंट नोट करना चाहिए। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी बहन बेटियां और नचनियां,
हमारी बहन बेटी बड़ी हो जाती है, बचपन में क्या करते हैं, हम उनको व्रत करना सिखा देते हैं। मेरा मेन पॉइंट यहां है कि हमने अपनी बेटियों को भगत सिंह के बारे में नहीं बताया, अंबेडकर के बारे में नहीं बताया, बिरसा फुले के बारे में नहीं बताया कि हमारे महापुरुष कैसे थे। हम अपनी बेटियों को व्रत करना सिखा देते हैं। और आज जो नौकर है ना, जो 3-3 लाख की तनख्वाह ले अपनी छोरी को है ना, जो छोटी छोटी इनको नचावा लगा और उनको वहीं से नचनियां पैदा कर दी। अरे उनको बिरसा मुंडे पढ़ाओ ना, भगत सिंह पढ़ाओ, हिंदू कोड बिल पढ़ाओ कि महिलाओं को किसने अधिकार दिए। यदि हमारी बेटियों को पहले हमने कन्यादान से पहले संविधान पढ़ना सिखा दिया, उनको हमने बिरसा मुंडा और फूले पढ़ना सिखा दिया, अम्बेडकर पढ़ना सिखा दिया, तो हमारी बेटी नचनिया नैमन का एक बहुत बड़ी समाज सुधार बनेंगी। ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। लेकिन इस बात की पहल आपको करनी होगी, नहीं तो आप इतना उस लेवल पे जाके सुधार नहीं कर सकता। बचपन से नाचते हुए 15 साल हो जाते हैं, उसके बाद सुधारना चाहते हैं, फिर कोई नहीं सुधरेगा। आप बचपन से ही सुधारने की कोशिश करें। अगला पॉइंट मेरा है समाज के नेता और पाखंड। अभी मैंने विजय बैसला जो बीजेपी के थे, उनका मैंने एक वक्तव्य सुना था, पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, तो उन्होंने ये कहा था कि समाज को ये पाखंड बंद कर देना चाहिए। लेकिन मेरे समाज का कोई भी नेता इस बात को नहीं कहता कि हमें पाखंड को बंद कर देना चाहिए। मेरे समाज के तो कथा भागवत वगैरह करवाते हैं, चलते हुए भंडारे में 10 किलो घी का पीपा देकर ना शाम के टाइम लुगाई को पार्षद का ख्वाब दिखेगी, आप तो चुनाव लड़ाना करे, आज फलाना भंडारा में मैं 10 किलो घी का पीपा दिया है। अरे ये बात तो गलत है ना। तुम समाज सुधारो तो ढंग से सुधारो। दूसरी बात मेरी है, डीजे पे आज के जो युवा कह रहे हैं ना, अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब निजीकरण हो रहा था, जब निजीकरण के ठेकेदार सरकार पे प्रेशर बना रहे हो और तुम यहां समाज पे डीजे का प्रेशर बना रहे हो, यार उधर प्रेशर क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी नौकरी लगेगी और तुम्हारी समाज में आय बढ़ेगी। तुमने डीजे कर रखा है, वहां तुम्हारी नौकरियों पे कॉर्पोरेट जगत कब्जा कर रहा है, 20,000 की तनख्वाह मिलेगी, उसमें तुम्हारे बच्चों के पेट नहीं भरेंगे। क्या डीजे बना से तुम्हारे बच्चों के पेट भर जाएंगे? तो ये पॉइंट नोटिस है, बार बार डीजे पे बात ना करे, अपने जॉब पे ध्यान दे और आने वाली रणनीति पे ध्यान दे कि वो सरकार तुम्हें गुलाम बनाना चाह रही है, तुम्हारे जल जंगल जमीन खरीदना चाह रही है, तुम्हारी नौकरी छीनना चाह रही है। किसी का पॉइंट नहीं जाता वहां पे। और घर वाला सुखी कहीं करा, नौकरी को लेकर ब्याह करा तो करता नहीं, रंडवा मरांगा। अरे मरेंगा रंडवा तुम, तुम्हारा ध्यान ही डीजे पे है। अगला बात मेरा यह है कि एक आदमी का चेन्नई से फोन आया था, उसने कहा था कि लाइव को बंद करो। 1 मिनट का समय लेना चाहता हूं। लाइव को बंद करो, लाइव को बंद। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता लाइव को बंद करना, क्योंकि हमारे अधिकतर लोग साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया चारों तरफ नौकरी कर रहे हैं और इस पंचायत को वहां से देख रहे हैं और वहीं से अपने घर वालों से बात कर रहे हैं कि भाया छोरी की सगाई हो गई आपने, अब ये पंचायत का आधार पर फैसला कर लीजिए कि यहाँ पर किसान आपड़ो मतलब मेंटेनेंस करांगा बारात को। तो यदि वो लाइव यहां से देख रहा है तो वो सब चीजों को अपने घर वालों से बात कर रहा है ना। हर आदमी तो पंचायत में नहीं आ सकता, इसलिए अभी फिलहाल में आगामी 6 महीने तक कोई भी पंचायत हो तो उसका लाइव बंद नहीं किया जाए, यह मैं कहना चाह रहा हूं। अगला 2 मिनट और रुक जाओ सर। अगला पॉइंट है 26 जनवरी। आज आजादी के 75 साल बाद भी हम लोग 26 जनवरी का मैं तो नहीं समझ सके कि 26 जनवरी के दिन ही हमारे हिताधिकार लागू हुए थे। यही हमारा भगवान है, यही हमारा स्वर्ग है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन से ही हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, नौकरियों में अधिकार मिला और उन अधिकारों से हमारी आय बढ़ी और उसी आय से आज हमारे मकान बने, हमारे घर में कार भी लगी और एसी भी लगी और बच्चे IAS तक के बढ़िया तैयारी करके मुखर्जी नगर जैसे नगर में रह रहे हैं। यदि हमारी इतनी बड़ी आय ना होती तो हमारे बच्चे इतने आगे ना होते। अब मैं कहता चाहता हूं कि हमने कुछ संविधान को लेकर जागरूकता शुरू करी है। 45 तहसीलों को ग्रुप हमने बना रखे हैं, साइलेंट मोड में हम काम कर रहे हैं, ज्यादा हम हुल्लड़ नहीं कर रहे। इस मामले में कुछ शुरुआत हमने किया है कि कन्यादान से पहले संविधान। अपनी बेटियों को कन्यादान से पहले आप संविधान पढ़ाओ, बिरसा मुंडे पढ़ाओ, फूले पढ़ाओ। इसलिए यही शुरुआत यहीं से करो और यहीं से इस चीज का प्रण लो कि हम अपनी बेटियों को कैमरे के सामने नचाकर नहीं, उनको आप शिक्षा का ज्ञान देंगे और संविधान का ज्ञान देंगे। हिंदू कोड बिल जिससे उनको सारे अधिकार मिले थे वो समझाइए। बहुत शॉर्ट में कह रहा हूं। अगला मेरा पॉइंट है हर संविधान घर घर संविधान। इस पॉइंट के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने जनप्रतिनिधि को, अपने पटेल को, अपनी पंचायतों में सब जगह संविधान की बुक देंगे और इस जात पर में श्री गंगा को जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि हम तो बाहर रहते हैं, गांव में ये रहते हैं कि ये संभाले और संविधान की जानकारी लेके अपने गांव में लागू करवाएं और संविधान के प्रति सब लोगों को जागरूक करें। दूसरी बात मैं कहूंगा, जन्मदिन एक कुरीति के रूप में पनप रही है, लेकिन हम उसको सकारात्मक रूप में यदि देख सकते हैं तो अपने बर्थडे पर आप केक मत कटवाइए। अभी कटकड़ में कहीं एक पंचायत हुई थी, सो मीणा समाज का बीजेपी का था शायद, उसने अपने जन्मदिन पे सब लोगों को बुलाया लेकिन केक नहीं काटा और समाज को एक अच्छा संदेश दिया था। टिप्पर लोगों को भी उसने चैलेंज कर दिया था। तो ऐसे माहौल की भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो अपने जन्मदिन पर आप संविधान के पाठ करवाइए, सब लोगों को शपथ दिलवाइए कि संविधान के हित और अधिकारों के प्रति हम सब लोग एक रहेंगे और उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करेंगे। मकान के गृह प्रवेश पे आदमी क्या करता है कि
4 करोड़ का मकान बना के ऊपर से खर्च कर देता है, तो मकान के गृह प्रवेश में भी आप संविधान के पाठ करवा सकते हैं और लोगों को संविधान के प्रति जागरूक कर सकते हैं। रिटायरमेंट पार्टी में मैं ये कहना चाहूंगा कि आदमी जिंदगी भर तक संविधान के दिए हुए हक और अधिकारों से नौकरी करता है और लास्ट में 3 लाख रुपए पाखंड में खर्च करके चला जाता है। अरे संविधान ने तुम्हें नौकरी दी, संविधान ने पढ़ने लिखने का हक दिया, तो अपने रिटायरमेंट पार्टी पे गांव को 3 लाख रुपए अपनी लाइब्रेरी में डोनेशन कर दो ना यार। जरूरी है क्या पाखंड के लिए तुम खर्च करो? तो इसमें भी बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि संविधान ही हमारा भगवान है और संविधान ही हमारा स्वर्ग है। और इस मौके पर जोधा की इस पावन धरा पर मैं इन पंच परमेश्वरी जात गंगा परमेश्वरी के सामने मनीराम पटेल जी और पंच पटेलों को एक संविधान की पुस्तक भेंट करना चाहता हूं, जिसको मैं दिल्ली से लेके आया हूं। तो प्लीज आप 5 आदमी खड़े होइए और मेरी इस भेंट को स्वीकार करिए। अध्यक्ष साहब के साथ में अध्यक्ष साहब आप आइए और भेंट को स्वीकार करिए। मैं खोल के निकाल के लाओ। हेलो, मैं बोलूं? देखिए साथियों, बहुत अच्छी बात रखी, युवा साथी है, इनका एक विचार। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर नए हो तो।